चैप्टर ही है ना, तो वेटेज को अपन ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब में सेम क्वेश्चन आएंगे। 9-10 हर किसी में मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन, है ना। जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इधर देखना एक बार, उसी दिन ही रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ बेटा, आई डोंट नो कि कैसे मिलेगा, कौन चेक करेगा, आई रियली डोंट नो, मैं तो नहीं कर लूंगी फॉर श्योर, बट पता नहीं कि कैसे करेंगे, बट उस दिन बोल रहे हैं मिल जाएगा, तो हो सकता है मिल जाएगा। मैम वो हमने एक मशीन देखी है ना, वो यहाँ से और मार डालो वहां से रिजल्ट आता है। इतना नहीं होएगा। 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, ठीक है। हम 50 नहीं 45 में मेरे को एक डाउट है मैम, मेरे को बोल लेने दो। आई नो 50 क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे नीट में, बट इसमें 45 है, कोई चॉइस नहीं है। टोटल 180 क्वेश्चन है। 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स एंड तुम्हारा 90 तो सारे के सारे। अब ये नहीं कि ज्यादा महान बनो, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तुम लोग कि सारे के सारे कर दो। पहले केमिस्ट्री में अपने फेवरेट मन पसंद के 30 से 35 क्वेश्चन ढूंढ लेना, मन पसंद के। अगर मान लो 35 भी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया है, तो पहले अपने मन पसंद के बोल रही हूँ, मन पसंद के ढूंढ लेना 30 क्वेश्चंस मन पसंद के। बेटा अब मैंने पेपर नहीं बनाया ना कॉमन, तुम्हें इतना ही मिलेगा। जब तुम्हारे आगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगे तब ये वाली बात मैं आगे रख दूंगी कि चॉइस देनी है, बट अभी इन्होंने यही रखा है, ठीक है। अच्छा, तो मन पसंद के 30 क्वेश्चन तुम्हें, अच्छा तुम टेंशन ना लो, तुम सबको दिलवाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, ठीक है क्या। 26 बच्चे जितने बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मन पसंद के 30 क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में। अगर मान लो तुमने अपने मन पसंद के 30 क्वेश्चन ढूंढ लिए, कितने नंबर के हो गए? 120 नंबर। 120 नंबर। फिर भी मैं मानती हूँ कि तुम लोगों के 2-3 इसमें से पक्का गलत होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे मुश्किल ही है ठीक होना। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं ठीक हो जाए, बट पक्का 2-3 कटवाओगे नंबर, ठीक है। तो अब पहले तुम्हें अपने मनपसंद के 30 ढूंढने। अगर 30 के अलावा मान लो 31वां 32वां ऐसे कुछ मिलते हैं तुम्हें, 4-5 और एक्स्ट्रा मिलते हैं जो तुम्हें सच में बहुत अच्छे से आता है, तो आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ना, वरना वहीं पे रुक जाना। कोई जरूरत नहीं है अटेम्प्ट करने की, फालतू के नेगेटिव करवा के बैठ जाओगे नंबर, ठीक है। पहले अपने मनपसंद के 30 क्वेश्चंस तुम लोगों को ढूंढने हैं। वो करने के बाद तुम्हें इतना वो हो जाएगा कि चलो फाइनली 30 तो कर दिए, मेरे 180 में से 120 बन रहे हैं, और इस स्टेज पे अगर तुम्हारे इतने नंबर बन रहे हैं ना, मतलब तुम इस इतने लेवल पे आ चुके हो केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर मान लो 30 के करने के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कि हो सकता है कि जिसमें थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो, बट तुम्हें आता हो, अच्छे से आता हो, तो कर देना उसको फिर। बट अगर नहीं आता है, डाउट हो रहा है, तो बेटा नेगेटिव मत कराना, पता चले 120 भी लटके ना आए, ठीक है। तो पहले अपने 30 ढूंढने हैं, उसके बाद अगर आए तो ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, समझे, ठीक है। तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे तुम जो 26-27 बच्चे आते हो, 35 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, आराम से कर लोगे, इतना तो विश्वास है मुझे तुम लोगों पे, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था 720 आने पर कुछ होता है क्या? हाँ, एम्स दिल्ली मिल जाएगा भाई खुशी है मैम। नीट में अगर कोई मारता है तो उस पे इंक्वायरी बैठाते हैं कि उसके फुल में से फुल कैसे आ गए। नहीं, अरे मोदी साहब आते हैं, मोदी साहब डिसाइड करते हैं कि किसको देते हैं। समझ गए कैसे करना है पेपर? ज्यादा जल्दबाजी में कहीं ज्यादा तुम बनो, 45 के 45 क्वेश्चन मत करना अटेम्प्ट। अपने मनपसंद के 30 ढूंढ लो, उससे ज्यादा मान लो 2-3 और एक्स्ट्रा आते हैं क्वेश्चन तो कर डालो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 40 क्वेश्चन भी करने का दम रखेंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो मुझे पता है कितना कर सकते हो तुम। लेकिन ऐसे होंगे बच्चे जो 40 तक भी कर लेंगे। देखो 4-5 क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही बात है टफ होंगे, ये फैक्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे भी होंगे जो 40 भी कर लेंगे, इतना है विश्वास। लेकिन पहले अपने मनपसंद के 30-31 क्वेश्चन ढूंढ लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि हाँ इतना हो गया। एक मिनट मैं देख रही हूँ, क्या बोलो, फर्स्ट ऑर्डर
हाँ बोलो। मैम लेवल तो नीट का रहेगा ना, पता चला देने बैठे मैम नहीं है मैम। यही का दे दो। यस मैम, अरे बहुत फिर तो सही रहेगा, दिक्कत होती है। इनऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी है। ठीक है। देखे मैम नहीं हालत खराब हो जाए। हालत तो टाइट नहीं होगी बेटा। हालत अगर टाइट होती तो मैं बोलती ना कि 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 40 कर सकते हो तुम। ठीक है, चलूं अभी? चलो। यस मैम। हाँ हाँ लोग ना, जो ये सुंदर ने बताए हैं तुम लोग, तुम्हें यही वाले इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। चलो। मैम फोन तो ला सकते हैं ना, हाँ जी, फोन तो ला सकते हैं ना मैम, क्योंकि आएंगे तो फोन की जरूरत पड़ेगी हमें मैप देखने के लिए। फोन क्यों? हाँ हाँ फोन ला सकते हो बिल्कुल। फिर वो आप जब पेपर वगैरह दोगे तो वो आपका आगे रखवा लिया जाएगा। हाँ वो चलेगा। ठीक है। मैम बिना फोन के कैसे आएंगे? जीपीएस वगैरह से? हाँ तो मैंने कहा थोड़ी ना है लेके आना भाई, फोन के बिना कैसे आओगे दिल्ली में? यस मैम आपको हम पे इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रहे हो, इस बेसिस पे बोल रही हूँ मैं बेटा। ठीक है, मैम देखो चलो मैम आगे टाइमिंग भी चलेगा बता तो दीजिएगा, बोलना तो उस हिसाब से घर से निकल जाएंगे। टाइमिंग 11 बजे के आसपास रहेगी। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो। लास्ट में कितना आज मन नहीं कर रहा है लगता तुम लोगों का पढ़ने का। यस मैम नहीं मैम कर। कोई बात नहीं, दो थोड़ा मैम, सा कर देते। रिवीजन करना। अरे तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं आज तुम्हें रिवीजन करा देती। तुम लोग बोलते नहीं हो क्योंकि रिवीजन करवा के दो मुझे मैम, करवा करवा दो क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन करवा। लाती ना फिर मैं अच्छे अच्छे। करवा दो। चलो इसमें देखो आ गया हो। लास्ट में हमने कार्बन आयन का सारा डिस्कस कर लिया था, स्टेबिलिटी वगैरह है ना। मैंने कहा था बैक बॉन्डिंग को पहले प्रेफरेंस देनी है, फिर आपको एरोमेटिसिटी को, देन रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने कार्बोकेटाइन डिटेल में पढ़ लिया था। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी देख ली थी। अब हमारी प्रॉपर्टीज रह गई थी कार्बन आयन की, वो हमें करनी है राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या है देखो, एक तो आपका CH3 नेगेटिव, ये लोकलाइज, इसको क्या बोलते हैं हम, लोकलाइज्ड है ना, कहीं पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। एक आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, ये ले सकते हो है ना, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड आपका। हाँ ये ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, मुझे बताओगे? sp2 मैम। किसकी? CH3। मैम sp3 हो रही। ओके तो मैं आपको बता देती हूँ अभी। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। लोकेशन अभी एग्जैक्ट का तो मतलब पता नहीं चला है अभी, कुछ है थोड़ा, लेकिन ITO के पास रहेगी, ये इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैम जो लास्ट टाइम थी वही है क्या? हाँ उसी के आसपास रहेगी तुम। हाँ ITO के पास रहेगी। ठीक है, यस मैम एग्जैक्ट क्या रहेगा वेन्यू वो मैं बता दूंगी, बट लोकेशन तो तुम लोगों को पता चल गई है। ठीक है, हाँ 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 ये वाला अब पता नहीं यही सेंटर है या नहीं है, बाकी मैंने तुम्हें ये बता दी ITO के आसपास रहेगी। चलो अब इधर आओ। ठीक है, अभी इधर बेटा प्लीज ध्यान दो ना, इधर प्लीज। तुम्हें तो 2 घंटे लगेंगे, मेरे को तो 4 घंटे लगेंगे भाई। इधर देखो। ओके तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी CH3 नेगेटिव की? sp। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है। क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 1 2 3 4। यस लेकिन इस केस में क्या होगी, sp2 होगी, क्योंकि मैंने कहा था जब आपकी डीलोकलाइजेशन होगी तो क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 से sp2 होती है। उसके बाद दूसरा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चे, पिरामिडल होगी। और जबकि इसकी क्या होगी, प्लेनर होगी। हाँ प्लेनर होगी, sp2 मैम प्लेनर होती है ना। टेट्राहेड्रल नहीं होगी? हे भगवान, टेट्राहेड्रल होगी। sp3 की हो। sp3 में क्या होता है, अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो तब टेट्राहेड्रल होती है। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो पिरामिडल होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप बेटा। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलें। ओके और बताओ मुझे, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, जैसे अपना कार्बोकेटाइन लुईस एसिड ये लुईस बेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ आज के लेक्चर में।
फोर्थ क्या है आपका? डायमैग्नेटिक होगा। दिख रहा है आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा। सेम इसमें भी क्या होगा? ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें भी सेम रहेंगी। लुईस पेज, डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम फ्री रेडिकल। बस कार्बोनाइन इतना ही था, मैंने आपको क्वेश्चंस तो उसी दिन करा दिए थे। थोड़ा सा प्लीज फोकस होके सुनिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। आई नो आप लोगों का मन नहीं कर रहा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देखो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ना, वही सेम आपकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात होती है ना, इसमें हमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट देखना पड़ता है, ना ही हमें इसमें एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट देखना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ हम तीन चीजें देखते हैं, मेसोमेरिक या यू कैन ऑल्सो से रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, खत्म। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी वही होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई, जैसे आपकी उसमें होती है कार्बोकेटाइन में, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी माइनस एम माइनस एच एंड हाँ ये ना मैम माइनस एच बता दो मैम क्या होता है, प्लस एच तो पता है, माइनस एच बता दो। माइनस एच आपको नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन बताया नहीं था शायद, मैंने भूल गए क्या? मैम याद दोबारा बता दो मैम फिर। देखो इसमें क्या करना है आपको, सुनो। देखो माइनस एच तो जनरली आप लगाते ही नहीं हो, ये सिर्फ हाँ लिखने में है कि माइनस एच प्लस एच, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी दो टाइप का होता है, प्लस एच एंड माइनस एच। लेकिन आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखोगे चलेगा, छोड़ दो इसको। नहीं ध्यान रखोगे तो चलेगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, चलो। अच्छा मैम थोड़ा दोबारा रिपीट कर दो, मैं लेफ्ट आउट हो गया। मैं भी ये बोल रही थी बेटा, जैसे आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, वही सेम आपकी फ्री रेडिकल में भी रहती है। ठीक है, ये बोला मैंने अब तक। ठीक है, तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई, जैसे आप देखते हो हाइपर कंजुगेशन दो टाइप के होते हैं, प्लस एच एंड माइनस एन, लेकिन माइनस एच आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि आपके काम का नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन का आता है। हाइब्रिडाइजेशन वही सेम होगा, जैसे मान लो सपोज इधर देखो, इधर इधर, अगर मान लो एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास है मान लो ये है, तो ये क्या होगा? sp कार्बन रहा होगा, या sp2 रहा होगा, या sp3 रहा होगा बच्चों। तो इसमें भी क्या होगा? वही सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, वही सेम जो कार्बोकेटाइन में लगता था वही आपको लगाना है। क्या डिफरेंट है क्या कुछ? ये नहीं, बिल्कुल सेम है जैसे कार्बोकेटाइन में था। ठीक है जी, अच्छा। अब इसके क्वेश्चन करने हमें, आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसको मैं ABC नाम दे देती हूँ, करो इसको। मैम बैक स्लाइड दिखाना। बैक स्लाइड दिखाऊं? एक सेकंड बेटा, ये लो। आना बेटा, जितने भी तुम 26 बच्चे बैठे ना, प्लीज ट्राई करना 26 आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बैच के 11th 12th के सारे बच्चे आए, तो प्लीज आप आना सारे, है ना? sp2 वाले में CH आएगा ना, CH 11th का भी होगा मेरा। 11 तो 12 दोनों आ रहे हैं। हाँ, हो गया मैम। मैम CH पहले में आएगा, CH CH आएगा ना? ट्रिपल ऑन CH रेडिकल होगा ना। ये देखो ना, ये होगा। इधर देखो ना एक बार, इधर इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये देखो, ये होता है ना आप लोगों का, है ना? यस मैम। मान लो कोई रिएक्शन हुई होगी तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया होगा, ये sp कार्बन रहा होगा, तो ऐसे बनेगा ना बेटा, है ना? Yes. और ये ऐसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए चलो आगे करोगे। Yes, जल्दी बताओ, इसकी स्टेबिलिटी शुरू हो जाओ करना, चालू हो जाओ। याद रखना इसमें आप क्या देखते हो? मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। हाँ जी, मैम सी वाले में बेंजीन के कार्बन के ऊपर है डॉट। हाँ हाँ, बेंजीन, हाँ बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट फ्री रेडिकल चिपकाया हुआ मैंने। कल की रिवीजन क्लास एक बार ले लेना तुम लोग, है ना? हाँ फिर लेना मैम, रिवीजन करो।
हाँ आप ही कराना मैम रिवीजन क्लास। मैम आप करवा के तो ले लेंगे। मुश्किल है, चलो कोई नहीं, मैं बता दूँ। मैम हाँ ये बीसीए। वाला करो एक बार। मैम बीसीए। बीसीए ओके। सीए बाकी एबीसी है बीसीए सीए मैम एसीबी एसीबी मैम। मैम एसीबी मैम जान लीजिए एसीबी। एबीसी वाले कौन है? प्लीज रेज योर हैंड। एबीसी वाले कौन है? दीपक प्रजापति ने बोला एबीसी। और इधर देखो एक बार, ये क्या है तुम लोगों का? दिमाग नहीं लगा रहे हो आज तुम लोग। CH2 रेडिकल है ये तो भैया, रेजोनेंस से सुपर डुपर स्टेबलाइज हो रहा है, हाँ या ना? तो तुम लोग बी और सी को कैसे बोल सकते हो ज्यादा स्टेबल? हाँ बोलो, ये तो ज्यादा स्टेबलाइज है थ्रू रेजोनेंस। और इसमें आओ, मैंने आपको कहा था कि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत 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 कम स्टेबल होता है। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? जबकि यहाँ रेजोनेंस है, ये देखो ना, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी मैं, क्या यहाँ पे है? नहीं है, ये तो बहुत अनस्टेबल सिस्टम है बेटा। मैम फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड का गैप नहीं है इसमें? अच्छा एक सेकेंड, मैंने या तो गलत लगाया है, इसको यहाँ लगा लो, रहेगा मैम। यहाँ लगा लो। अब ठीक है मैम तो ये पहले वाले का फिर अब ABC स्टेबिलिटी होगा कौन मैम। सी होगी? क्या बोल रहे हो बच्चे? और अगर मान लो ये ना भी लगाती मैं तो भी बी वाला स्टेबल होता बच्चों, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर रेडिकल बहुत बहुत कम स्टेबल होता है। ध्यान रखना, मेरी ये बात लिख लो कहीं पे। मैंने आई थिंक कार्बोकेटाइन में भी लिखवाया था कि बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और आप बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हो। एक बात देखना, इधर आना, एक काम करती हूँ, मैं दोबारा इसको यहीं पे दिखाती हूँ, समझना एक बार चीजों को, समझना। ये देखो, इधर आओ बच्चों, इसको आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हो क्या? इधर देखना, ये आपने CH2 रेडिकल, ये आपका sp3 कार्बन है, हाँ या ना? जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? sp2 कार्बन पे रेडिकल बना रहे हो। तो बताना sp3 पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल है sp2 पे? sp3 बस सिंपल, ठीक है। तो आपको ना हर तरीके से सोचना है। तो अब यहाँ पे आप लिख लो कि ये आपने रेजोनेंस के बेसिस पे बताया है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आपने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताया, ताकि आगे जब 2 महीने बाद ये नोट्स रिवाइज करो तो घूम मत जाना इसको देख के। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मैम abc एबीसी है। ये तो सही है सबका, इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रही है सी वाले में, तो उसको तो पीछे फेंको आप लोग, है ना? इसमें क्या हो रही है? यहाँ से भी हो रही है कंजुगेशन, यहाँ से भी हो रही है, और इसमें सिर्फ बी वाले में एक जगह से हो रही है। शाबाश। ए वाले क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एबीसी मैम। एबीसी क्या नाम है उसका? मनीषा, किस बेसिस पे आपने बोला एबीसी? कोई नहीं बोलेगा। मैम इसमें हाइपर कंजुगेशन के बेस पे मैंने बोला। शाबाश। हाइपर इंडक्टिव, वैसे अगर आप इंडक्टिव का लगाते तो भी सेम आंसर आता, बट हमें पहले हाइपर कंजुगेशन सोचना है। इसमें 9 अल्फा एच है बच्चों, इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें सिर्फ 3 अल्फा एच है ना? याद करो, रेडिकल के साथ वाला कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज लाइक इन कार्बोकेटाइन वाला केस, है ना? और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा ये, फिर ये और फिर ये। इसको हमने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट आओ, ये भी बहुत सिंपल है, ये बताओ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है और बी में नहीं हो रहा। नो कंजुगेशन, बस सिंपल हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है। जो मैम, हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए वाला है मैम, वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रहा है दीपक, क्या ये ए वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे? लेट्स सी, देखते हैं। हमारे पास ये था, इसको ब्रेक करवा दो तो क्या होगा? ये देखो, सेम है, यस मैम। करंट होगा। यस मैम। ठीक है दीपक,
चलो ओके मैम। आप, अच्छा मैं एक और चीज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन फ्री रेडिकल वाले, स्टेबिलिटी वाले नहीं आते हैं नीट में, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन वाले ज्यादा आते हैं। फ्री रेडिकल में जो क्वेश्चन जो पॉपुलर है वो ये वाले हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले। आप बेशक अपना नीट का पेपर उठा के देखोगे, PYQs देखोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको इसका अप्रोच सिखा देती हूँ कि कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। आपको मैंने दो ये दिए हैं क्वेश्चन, ABC मतलब AP। आपको मुझे ये बताना है, ध्यान से सुनना है एक बार। एक तो ये CHB वाला है, एक मिनट को, ये देखो ये कार्बन है ना, कार्बन के साथ H लगा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो B वाली है बेसिकली। इसको C नाम दे दिया मैंने, इसको A दे दिया ना, दिख रहा है सबको। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से किसको, किस बॉन्ड को, किस CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब पापा क्या करेंगे, तीन अलग अलग केस बना लेते हैं, है ना। पहले हम करते हैं बात किसकी बच्चों, C वाले की बात कर लेते हैं। C वाले में रेडिकल यहाँ बनेगा, देखना एक बार, देखना एक बार, यही बनेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, यस मैम। रेडिकल तो ऐसे ही बनेंगे। अगर मैं बात करती हूँ A वाले की, तो कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे रेडिकल आएगा और ये एज इट इज, देखना एक बार, ठीक है। और अगर मैं B वाली बात करूं तो B में क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे आपका ये रहेगा CH3 है ये, और यहाँ पे आपका H रहेगा। तो अब अपा को क्या करना है, अब अपा को चेक करना है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, मतलब बेसिकली किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले तो आप बच्चे ये डिसाइड कर लो कि सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। पहले आप रेजोनेंस वाले को देखो, नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन पे आओ, नहीं तो इंडक्टिव पे आओ। समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं? तीन केस बना लिए ABC की जो पॉसिबिलिटी इन्होंने हमें दी है। अब हम चेक कर लेंगे कि कौन सा रेडिकल स्टेबल है। जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उस केस में मुझे CH को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस तो Yes, अब हमें देखते हैं, बताओ जल्दी कि इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे तो, वाला ज्यादा यस मैम। और इसमें मुझे कितने दिख रहे हैं, एक ये और दो ये, तीन अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। और इसमें कितने दिख रहे हैं मुझे, एक, तीन तीन दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। अब इसको किस बेसिस पे करोगे फिर एक्सप्लेन? आई बचा है मैं। हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट बस ए वाला स्टेबल होगा ना। इधर देखो, ये वाला तो है नहीं, इधर देखना एक बार, यहाँ पे तीन अल्फा H दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको तीन अल्फा H दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ किया है। इंडक्टिव के सेम ही लग रहा है मैम। एक सेकंड, हाँ मनीषा बोल बेटा, पहले तू बोल। मैम आपने अभी बताया था बेंजीन पे फ्री रेडिकल होता है तो कम स्टेबल होता है, तो मैम हाइपर मतलब क्या बोल रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे तो कर सकते हैं ना मैम? ये बेंजीन है क्या, पहले तो ये बताओ। बेंजीन नो मैम। मैम जहाँ 6 कार्बन देखे घूमते हो बेंजीन में। ओके, एक मिनट रुको, मैंने ये क्वेश्चन ही क्या कर दिया है, क्वेश्चन अब यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे क्या था, मैं अभी चेक कर रही हूँ तो क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ कर दी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ। मैम और दोनों तो सेम नहीं, सुनो, अरे सुन लो भाई, सुन लो। ये वाला जो CH है ना, इसको B देना है, ठीक है। वो गलत था, गलत तो क्या ही था, उससे हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। अब डिफरेंशिएट कर लो, अब हो जाएगा। बनाना एक बार फटाफट से, जल्दी से सारे। पहले मैं B वाला बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एज इट इज रहने दो, ये एज इट इज रहने दो, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, ये कौन से वाला केस है, B वाला। अब आओ A वाला केस, CH2 रेडिकल, यहाँ पे H रहने दो और यहाँ पे H रहने दो, ठीक है। C वाला देखना एक बार,
CH3 और यहाँ पे रेडिकल। अब बताओ किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल मैम है? ए वाले। मैम ये वाला स्टेबल होगा। ए वाला ए देखो वाला। कैसे, 3 अल्फा एच तो ये हो गए, 2 ये हो गए और एक ये हो गए, 3 2 5 6 है ना। और यहाँ पे एक ही अल्फा एच है, बोलो। यस मैम। और यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, एक, यहाँ पे 3। तीन। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, ये कौन सा था, एक मिनट रुको, बी वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर आपका सी वाला और फिर आपका ए वाला। ठीक है, तो अगर मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना हो तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर था बच्चों, स्टेबिलिटी का। यानी कि हमारा जो, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत। बी वाला रेडिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बच्चों। यानी कि सी, उस वाले CH को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है। क्लियर है? तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या होगा, उसका अपोजिट ऑर्डर होगा इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। जनरली हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बट बात यहाँ पे किसकी हो रही है, रेडिकल की बात हो रही है। याद करो मैंने आई थिंक ये आपको कार्बोकेटाइन में भी एक्सप्लेन किया था ऐसा, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला। अब ये वाला बताओ मुझे, एक आपके पास ये CH है, इसके लिए X कैलोरी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, इसको Y और इसको Z। आपको वही बताना है। पहले एक काम करो, आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए मेरे को, ताकि हम उसका बिल्कुल अपोजिट कर दें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। चलो बनाओ, इसमें तीनों केस बनाओ। बनाऊं मैं? X वाले केस में तो ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, Z वाले केस में क्या बनेगा बच्चों, वाला बनेगा, ठीक है। और Y वाले केस में बनेगा ये वाला, साइज वाले। अब बताओ कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है, X वाला, Y वाला, Z वाला? बताओ, Z वाला ज्यादा स्टेबल है, Y वाला या X वाला? बीच वाला Y है। मैम हाँ? Z वाला। Z वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? बीच वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मिड वाला। जो बीच वाला लिखा है वो वाई है। एक मिनट रुको, हाँ बेटा बीच वाला Y है। हाँ विवेक तुम बोलो, क्या बोलो? मैम Y वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि मैम हमने पहले ऊपर ऐसे ही किया है। तो और मैम क्योंकि हमने इसको हाइपर कंजुगेशन से भी देखा, इस वजह से भी मैम। वाह क्या लॉजिक दिया बेटा तूने मेरे को। मैम X वाला होगा। Y? मैम हाइपर कंजुगेशन। तो Z वाले से क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की? मैम बॉन्ड एनर्जी बतानी है या फिर स्टेबिलिटी पहले? स्टेबिलिटी। मैम Z वाला ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा है। अरे इधर आओ इधर आओ इधर इधर, पहले तो तुम्हें रेजोनेंस देखनी है भैया। ये Z वाले में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रही है, तो इसको तो पीछे फेंको तुम सबसे ज्यादा। और X और Z में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। देख नहीं पा रहे हो क्या आप लोग? अलग से बनाओ इसको। अब दोनों में रेजोनेंस है तो क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन देखो Z वाले में ज्यादा है, फिर X वाले में है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ऑर्डर हो जाएगा, इसका उल्टा। मैम Y तो कभी नहीं हो सकता। समझे? इसको दोबारा से बनाऊं क्या? ये देखो, एक तो ये वाला सिस्टम है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा था तो। एक ये वाला सिस्टम था बेटा, एक ये वाला सिस्टम था, और एक ये वाला सिस्टम था। देख लो अब खुद दिख रहा है तुम लोगों को कौन सा स्टेबल था। सी वाला ज्यादा स्टेबल था, फिर बी वाला, फिर ए वाला। ए में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। अभी तो बोला कि sp2 कार्बन, तुम लोग भूल क्यों जाते हो? sp2 कार्बन पर रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्टेबल नहीं होता है। पर तुम लोग भूल जाते हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, बोलो। तुम लोग हवा में मत बोला करो,
थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, है ना। चलो मैम बैक साइड हाँ जी, बोलो बोलो। बैक स्लाइड, ये लो बैक स्लाइड। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। अभी आधा मैम ये घंटा वाली तो में इससे देना दूसरी पड़ेगा लेफ्ट क्लास। हाँ जी, इससे दूसरी वाली मैम। ये लो, कहाँ गया, ये रहा। मैम जो आपने लिखा था अभी sp2 कार्बन पर, sp2 कार्बन पे रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता बच्चों, और sp पे भी नहीं होता है, समझे। इसको लिख लो कहीं पे डब्बा बंद करके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी चलूं आगे। यस मैम। पिछले वाली स्लाइड पे मैम सही से वो दिखा नहीं ना, इसलिए। क्या, अच्छा ठीक है। चलो, मेरे पास स्पेस कम था, तेरे पास तो था ना, तू अच्छा बना लेता नोटबुक में। बहाने मैम से। बनाने में तो आलस आता है ना तुम लोगों को। चलो छोड़ो, लिख लिया ना वो, मैंने इरेज कर दिया, देख लो अभी भी लिखना है तो। मैम मैम भी रेज मत करो। क्यों ना करूं। मैम पीडीएफ से करते हैं ना ज्यादातर। हाँ जी, अब कर दो मैम, कर दो। ठीक है। अभी मैं क्या बोल रही थी, भुलवा दिया तुम लोगों ने मेरे को। अब पहले वो बच्चे हैंड रेज करना जो ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, और सच्ची बताना, झूठ मत बोलना प्लीज। जल्दी हैंड रेज करो। कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन टेस्ट के लिए आ रहे हैं? 11। और मैम को बुलाओ सबको। मनीषा वेट बेटा, हाँ करो। और 13। इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो, क्या सोच में हो। 15। और 15 बस, गंदी बात। अजरा आप नहीं आ रही हो, दीपक, ओ सॉरी, जितने भी बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया वो क्यों नहीं आ रहे हैं। 17। यार आ जाना सारे, ऐसे तो मत करो। 17 बच्चे आओगे तो क्या ही मजा आएगा, कुछ नहीं आएगा। कंपटीशन तो थोड़ा होना चाहिए ना अल्फा के बच्चों में। 17 बच्चे आओगे, 30 आओ। चलो देखते हैं। पार्टी होगी मैम। हाँ देखो, पार्टी कराऊंगी। पार्टी किस चीज की, जब नीट में रैंक अच्छा लेके आएगा तू देगा ना मेरे को पार्टी तो। वो तो दूंगा मैम, बट अभी बता। पार्टी करने के लिए आ रहे हो तुम लोग। इधर देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। बेटा दिल्ली से बाहर तो नहीं है ना, लोकेशन तो दिल्ली के अंदर ही है ना बेटा। तो पेरेंट्स ने अब तो मैम और आराम से आ सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, या कोई घर में और एल्डर सिस्टर ब्रदर हैं तो उनके साथ आ सकते हो बेटा। भैया तो गाँव गए। अरे जो नहीं आ सकते उनकी बात कर रही हूँ। चलो हाथ नीचे कर लो। देखो मैम, ये तो आपने बहुत सिंपल टॉपिक पकड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये तुम सबको आता है, सबको आता है। इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। साक्षी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? मैम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉइंट आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, हाँ या ना। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो सिंपल मैम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या मैं इनको लुईस एसिड भी बोल सकती हूँ? यस। यस। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? रेज योर हैंड, ऐसा भेड़ चाल में नहीं बोलना। रेज योर हैंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब एग्जांपल बताओ मेरे को। ये तो अपना सिंपल डेफिनेशन हो गई। करो करो, हैंड रेज करो। हाँ सुंदुस, तुम बताओ। हाँ बेटा, टेल मी। बेटा बोलना पड़ेगा। अर्पिता? हम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और मान लो H+ है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है।
अच्छा, और मैम वैकेंट ऑर्बिटल। शाबाश, जिनके पास वैकेंट और वाइटल हो, शाबाश। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आता है दिमाग में? इसके पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी है। हाँ, जिसका इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन की मैम लिख कमी, सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मैम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिख सकती हूँ मैं। ये भी हो सकता है मैम, वो अभी अनस्टेबल है। क्या अनस्टेबल? क्या मैम मैम इस पे रेडिकल वाले नहीं आएंगे ना मैम? रेडिकल भी आएगा इसमें? रेडिकल वाला बताओ आएगा कि नहीं आएगा? मैम आएगा मैम, क्योंकि वो तो अनस्टेबल होता है वैसे, आप भागता ये है। देखो, इसके पास जगह आप ये देखो इलेक्ट्रो, अब ये बताओ CH3 नेगेटिव, सॉरी CH3 रेडिकल, क्या ये है क्या इलेक्ट्रोफाइल? नहीं नो है, मैम। नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है ये इलेक्ट्रोफाइल भाई? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? मैम ये है इलेक्ट्रोफाइल। है, मैम अभी भी जगह है। अभी भी है मैम जगह। जगह है भैया एक इलेक्ट्रॉन लेने की। चलो तुमसे मैं बाद में तो ये फ्री भरपूर रेडिकल है, तो हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। क्या? मैम पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल वाले होते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, न्यूट्रल वाले, अच्छा ये देखो, चलो ठीक है, आप जो ध्यान में जो भी है आपके दिमाग में रहने दो उसको, जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी तब दिमाग लड़ाना कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो मैंने जस्ट बेसिक डेफिनेशन अभी आपको क्लियर की, पहले एक बार न्यूक्लियोफाइल देख लेते, फिर आप लोगों से पूछती हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना आता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को? न्यूक्लियोफाइल बोले तो न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर। यस मैम, न्यूक्लियस लवर डोनेट। लवर है ना? चलो, और क्या बोल सकते हो मैम? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, लविंग होता है ना मैम, लवर। हाँ लविंग होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? लुईस बेस मैम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज भी कह सकते हैं। डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, डोनेटिंग। ये वही तो है इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होंगी? इसके अलावा और भी हो सकती हैं क्या? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन मैम? जैसे अगर मैं H2O की बात करूं और मैं आपकी बात करूं एल्कीन की बात करूं, मैं एल्काइन की बात करूं, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल है? OH की बात करूं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है सारे? यस। यस। ये देखो, ये तो तुम्हें देखते ही पता चल रहा है कि मैम नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, है ना? 1 2 3 4 5 6, H2O भी है, उसको लोन पेयर ठीक है। है। इसके पास भी lone pair है। लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी तो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस मैम। यस ये भी सिस्टम क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बेंजीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही तो है, पाई इलेक्ट्रॉन। समझे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तो मैं सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ, अभी आपसे पूछूंगी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? इसके बाद एक कैटेगरी आती है एम्बीफाइल, सुना है क्या? यस मैम। आपने वो सुना होगा ना, एम्बिडेंटेट लिगेंड। अरे तुम लोग ज्यादा तुम पढ़ा लो भाई, तुम पढ़ा लो। एम्बिडेंटेट लिगेंड तुम लोगों ने सुना होगा, है ना? ठीक है, ऐसे ही एम्बीफाइल्स क्या होते हैं बच्चे? जो कि दोनों हाँ कैन एक्ट एज बोथ, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल को शॉर्ट में E+ दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu पे नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है? तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, ठीक है? जैसे मैम एग्जांपल बताओ आप, एग्जांपल अगर मैं इसका लूं तो ले लेते हैं हम, सपोज ये ले लेते हैं, ठीक है? अब ये आपसे पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। पेपर में क्वेश्चन तो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से आएगा जो हम 12th में पढ़ेंगे, तो बेसिक है ना? 11th के बच्चों को अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हें करना है तो अच्छा भी लगेगा क्योंकि स्कूल के एग्जाम उनको देने हैं, बट तुम लोग बस जस्ट अपना रिवाइज कर लो, थोड़ा तुम्हें तैयार कर रही हूँ आगे के लिए, नथिंग एल्स। पेपर में नहीं आएगा नीट में ये, ओके? तो एम्बीफाइल्स का मतलब क्या हो गया कि जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, कोई बात नहीं अंशिका। तो बच्चे अगर मैं देखूं इसके पास लोन पेयर है
तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इसको मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? कार्बन। कार्बन होगा। वाई कार्बन? मनीषा तुमने बोला क्योंकि वाई कार्बन। उसके पास इलेक्ट्रॉन की मैम ये कमी, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते कंप्लीट एक ऑक्टेट। सेकंड, इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, वो तो मजे से बैठा है, फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ वो इलेक्ट्रोफाइल है। जो है वो हाँ? इलेक्ट्रोन मैम ये मैम वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को में से ना मैम डोनेट ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शाबाश। हम वो इलेक्ट्रॉन जैसे डेंसिटी ही को मतलब खींच लेगा। हाँ, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन Yes, डेंसिटी को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, ये बेचारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हाँ ये ना, बोलो। ये यानी कि कोई जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इस पे करेगा। हाँ ये ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एमबी फाइल का। एक और ले लो, CN ले लो, साइनाइड। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना? इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसके साथ चिपकेगा ना, बोलो हाँ या ना? यस अब कार्बन में क्या कमी है? कार्बन तो बेचारा 4 बॉन्ड बना के बैठा है। इसमें भी वही सेम कि मैम नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बोलो हाँ या ना? यस यानी मैम। कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इधर देखना, तो वो इसके पास जाएगा, और कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसके पास आएगा। क्लियर? यस मैम। अच्छा, एरो की मूवमेंट आप कहाँ से कहाँ दिखाते हो, कोई मुझे बताएगा? इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से दिखाते हैं, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। अभी जैसे देखो एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये है, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया सपोज। अब मैंने ऐसे अटैक नहीं करवाया, समझ रहे हो? मैंने कैसे अटैक करवाया? मैंने ऐसे अटैक करवाया बच्चों, समझे? ठीक है, तो Yes, मूवमेंट आपको इलेक्ट्रॉन की ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, कोई नहीं, अभी आगे बहुत बातें होंगी, टेंशन मत लो। अब क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? थ्योरी हो रहा है क्या मैम? हाँ जी बोलो बोलो। मैम थ्योरी हो रहा है क्या मैम? बेटा एक तो ना एक एक करके बोला करो। मैम हाँ, अपने आप। अभी तो हम थ्योरी और कराओगे क्या? हाँ, साक्षी तुम बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम मेरे को ये स्लाइड में ये नीचे वाला समझा दो, जो आपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखा है। बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस पर अटैक मारेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होगी तो कार्बन पे क्या हो जाएगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो, ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? एमबी फाइल्स बोलते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन। मैम तो ये जो एम्बीफाइल स्पीशीज है मैम, एक टाइम पे ये दोनों हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी? ना एक टाइम नहीं, नहीं, आपको देखना पड़ेगा ना, इधर देखो ना, इसमें जन एक बार मैं बता देती हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ये है, अब क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी तुम्हें एडिशन रिएक्शन वगैरह, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक साथ कैसे अटैक करेगा? पहले ये बॉन्ड तो शिफ्ट करवाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, फिर सेकंड स्टेप में ये प्रोटॉन का क्या करता है? गेन करता है। मैं सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि एमबी फाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करके बताना, तुम लोग अपनी नोटबुक में लिखो। क्या नाम है? प्रियांशु, अगर बैठे जा रहा है तो बैठ जा बेटा, वरना रहने दे। मैम क्वेश्चन कराओगे आपका? थोड़े क्वेश्चन फिर थ्योरी। तुम्हें बताना है, आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल।
करो। एक और भी रह गया इसमें, कहाँ लिखूं यहाँ लिख। चलो आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। और भी रह गया क्या? हाँ और भी रह गया भाई, 1 मिनट बेटा। ये करो, क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास। हाँ अब बोल बेटा दीपक। मैम जो BF3 है ये बनाना कौन बनाता है? नहीं, ये नहीं बनाता है, BH3 बनाता है बेटा। ओके मैम। ठीक है, आंसर बताना ना। हाँ रुको 1 मिनट। अरे मैं ना पागल हो गई हूँ। मैं अगर ये रोमन लिखूंगी ना मैं खुद ही भूल जाऊंगी, इससे बेटर है हम 1 2 3 लिख लेते हैं ना। 5 6 7 8, आप करो। 9 10 11। मैम हमें बताने कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। यस बेटा। मैम इसमें जो R है वो क्या है? R एल्काइल ग्रुप है। R को तुम CH3 कंसीडर कर सकते हो, है ना। R को तुम CH3 कंसीडर कर सकते हो बेटा। चलो पहला मैम न्यूक्लियोफाइल है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप प्लीज अपने आंसर मैच कीजिए, वरना क्योंकि मेरे को पता है सारे एक साथ बोलेंगे। अब एक एक से पूछने लगूंगी तो हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पास ऑक्सीजन, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से बनाते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही करते हो ना आप लोग? यस ठीक है ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास? बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास? साइनाइड क्या है? मैम मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ प्रियांशु ठीक है। मैम एम्बीफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में ये एमबी फाइल है क्या? लगाऊं चाटा? ये कौन कह रहा है मैम? मैम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इधर देखो ना, ऐसे बनता है, इधर देखो ऐसे बनता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं आपको इसमें भी अगर मैं बेसिकली बताऊं कि कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ध्यान रखना कार्बन करता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके ऊपर। ठीक है, और आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, तो वो पहले डोनेट कर देगा। ये वाला बताओ मुझे। न्यूक्लियोफिल मैम। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो वाला। अभी न्यूक्लियो है मैम। ये वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? सपोज मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, PF3 लुईस एसिड, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास क्या है? इधर देखना एक बार, मेरी बैटरी गई। इसमें क्या है? देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी क्या होगा? H+ भी इलेक्ट्रोफाइल, X+ भी इलेक्ट्रोफाइल। X+ मान लो आपको कोई हेलोजन है Cl+, है ना। वैसे उसके पास कितने होते हैं हेलोजन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3 4 5 6 7। अब एक ही मान लो कहीं से निकल गया, तो इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। और ये क्या है? ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? SH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये भी क्या है? इसको ऊपर वाला एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ओके, ये क्या है? ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें मुझे बताना है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जो मैं यहाँ पे स्पीसीज लिखूंगी, यू हैव टू टेल मी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है इसमें से। पहला CH3CHO, CH3Cl, CH3I। आराम से करो और हैंड रेज कर लेना प्लीज। मैम सेकंड वाले में कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। करवाओ।
हाँ मेरे को बताओ श्रेषी, पहले में कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? मैम पहले में ऑक्सीजन के बगल वाला जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मेघा तुम बताओ सेकंड वाले में। मैम सेकंड कार्बन। ओके गायत्री तुम बताओ थर्ड वाले में। मैम थर्ड वाले में तो होगा ही नहीं। क्यों? मैम अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन आयोडीन तो फिर उसके पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आएगा। निगम क्या बोल रहा बेटा? मैम थर्ड वाले में जो वो कार्बन नहीं है मैम, इसमें इलेक्ट्रो क्यों मैम, इसमें फ्री रेडिकल से हो जाएगा इसमें। नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, गलती कर दी। पहले में अगर मैं बात करूं, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यानी कि इस पे अटैक करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक Yes. सेंटर है। ऐसे ही इसमें होगा। इसमें एक बार इधर आओ, कार्बन और आयोडीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? आयोडीन। आयोडीन। तो इस पे आप क्या लगाते हो? पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं हो गया? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैक मारेगा? यहाँ, और ये जो है कार्बन निकलेगा। भूल गए? लिविंग ग्रुप नहीं देखा क्या? सुना क्या? सुना है मैम। मैम मैं इसे न्यूक्लियोफिलिक वो उससे कर रहा था, फ्री रेडिकल से। अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तब होगा ना तो मैम, जब न्यूट्रोफाइल। दोनों स्पीशीज सेम। हाँ दीपक। मैम यहाँ पर आई न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है ना, तो मैम ये भी एमसी वाले में आएगा। हाँ 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 हाँ, फिर बोल बेटा। मैम इसमें आयोडीन के बाद 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी डोनेट कर सकता है, देखो। तो एमसी वाले में आएगा ये। देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, मैं जो एक बात बोल रही हूँ, अभी मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताऊंगी, अभी आगे मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगी, जिसमें ये जो बेसिकली रिएक्शन का टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम ये एक्शन में सुन लो एक बार, फिर बताना अगर कोई डाउट रह जाए तो। बेटा आयोडीन के पास इलेक्ट्रोडेंसिटी है, बिल्कुल हाँ है, क्योंकि जब ये निकलेगा तो ये आई नेगेटिव की तरह निकलेगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो जैसे ही देखो, आई बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ध्यान से सुन लो, ये डिपेंड करता है हमारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिसको जाना है क्लास से वो भी जा सकता है मेरी तरफ से, है ना? न्यूक्लियोफाइल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है आयोडीन से, ध्यान से सुनो, अगर न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है आई से तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर तुमने कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले लिया है जो आयोडीन से वीक है तो ये वाला काम नहीं कर पाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तुम बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे H+ आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, नहीं। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, ये टूटेगा। आयोडीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप देखा गया है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके जाता है, पीछे से कौन अटैक मारता है इसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका क्या रहेगा? ये कार्बन वाला रहेगा। क्या है? आयोडीन तो सबसे ज्यादा क्या है? वही है न्यूक्लियोफिलिक। मैम ये कार्बन, हाँ बोलो जो मन में बोलो। कार्बन आयोडीन बॉन्ड मैम वीक का, तो अगर H+ आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा मैम। H+ कहाँ से आएगा? बाहर से। इसमें मैम आपने जैसे बोला ना कि H+ आएगा, तो मैम मैं वही बोल रही हूँ, अगर तुम एक सेकेंड, मैं यही तो बोल रही हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि H+ आओगे ये इस पे हो जाएगा, ये ऐसे, ये तो रिएक्शन ही नहीं है। दिस इज नॉट द रिएक्शन, समझे? ये किसका टाइप है? ये टाइप ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक मारेगा और आयोडीन को बाहर निकालेगा। भाई समझे कि नहीं समझे? अभी आपने समझ गए अभी?
क्योंकि अभी आपने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं सीखा है। धीरे धीरे ऑर्गेनिक के अंदर जाएंगे तो हम समझेंगे। बट ये समझो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक नहीं समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन और आयोडीन में से आयोडीन क्या है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब पार्शली पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही पीछे से न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक, मतलब कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक है। तो जैसे ही कोई पीछे से आएगा फटाक से टूटेगा। एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरे वाले को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयोडीन भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जिस न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक करा रहे हो वो क्या है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये रिएक्शन क्या होती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। चलो मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो H+ आ गया, सपोज इधर H+ आ गया है ना। तो तुम ऑब्वियस सी बात है, तुम कहोगे मैम इसमें पार्शियल नेगेटिव है तो इस पे अटैक करेगा, है ना। तो क्या कर रहे हो आप बेसिकली, वैसे तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ये कर रहे हो आप कार्बन के कितने बॉन्ड बना के, क्या मतलब ये स्टेबल है क्या? नो मैम। आयोडीन और H कभी नहीं आएंगे साथ। इतना गंदा इनका वीकेस्ट बॉन्ड होता है आयोडीन। आयोडीन इतना सा, वो इतना बड़ा, ये बन ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं। बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, समझे? मैम वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या बताया आपने? आगे चल के बताऊंगी बेटा, टेंशन मत ले, है ना। तो बेसिकली मेरा सिर्फ यहाँ पे बताने का, आपसे पूछने का यही मोटो था कि आप मुझे बता पाए कि इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। तो ये कार्बन वाला बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अभी आपने SN1 SN2 नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलो ओके, पहचान लोगे न्यूक्लियोफिलिक यस मैम सेंटर, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा कर लेते हैं फिर बस आपको छोड़ दूंगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले टाइप की रिएक्शन आती है एडिशन। इससे वैसे ये पता लग रहा है आप 11th में ऑर्गेनिक ढंग की नहीं पढ़ के आए हैं बेटा। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे देखो एडिशन रिएक्शन क्या है, बीच में नहीं छोड़ूंगी। ये देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास A है, A क्या है, कोई सबस्ट्रेट है, या तुम ऑल्सो यू कैन से कई रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट तो आप लोगों को पता है, इसको आप सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें B ऐड कर दूं, या इसको भी मैं थोड़ा सही तरीके से लिखूं, B ऐड कर दूं तो मेरे पास AB बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है, A में कुछ ऐड हुआ है, सिंपल है। A में क्या हुआ है, कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है मैम, ये B ऐड हुआ है। B का नाम क्या है, रिएजेंट। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सारा खेल रिएजेंट का है। पूरी ऑर्गेनिक में सारा खेल रिएजेंट है। रिएजेंट डिसाइड करता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, या मैं ये बोलूं रिएजेंट डिसाइड करता है कि किस टाइप की रिएक्शन है। अगर रिएजेंट ऐड हो रहा है सबस्ट्रेट के साथ तो हम बोलते हैं एडिशन है, ठीक है। तो अभी अब आगे जाके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, क्या वो एडिशन रिएक्शन कराता है, वो क्या कराता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिएजेंट, समझे। तो अगर मैं एडिशन रिएक्शन में बात करूं, तुम्हारे पहले टाइप की रिएक्शन वो होती है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऐड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल्कीन ले लेती हूँ,
ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ HBr। हाँ ये ना, देखो इधर वैसे आप पढ़ के आए हो रिएक्शन 11वीं में। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना है। तो आप मुझे बताइए HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? अब ये क्या है? आपका एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, मतलब क्या करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये बॉन्ड अगर मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ या ना? पॉजिटिव वाले चार्ज पे पहुंचेगा Br, नेगेटिव वाले चार्ज पे पहुंचेगा H+। तो अगर मैं सिंपल आपको ये दिखाना चाहूँ ऐसे ही होगा। हाँ या ना? यस मैम। तो बेसिकली क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल आया और ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आया ऐड हो गया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। किस टाइप का? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो आपको मैं यहाँ पे बेसिकली लिखवा भी देती हूँ, जो आपके एल्कीन्स होते हैं या जो आपके एल्काइंस होते हैं या बेंजीन होते हैं, बेंजीन पता है ना बेंजीन कौन होता है? ये कैसे टाइप की रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, चाहे आपका एल्कीन हो, चाहे आपका एल्काइन हो या बेंजीन। ये किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है, और अगर मान लो मैं सिंपल बात करूं सेकेंड टाइप की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब सपोज मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। हाँ या ना? यस कैसे ऐड होगा? कैसे ऐड होगा मैम? ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपने बता भी दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? इधर देखना बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल और O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये अगर मान लो रिएजेंट मैं बिल्कुल आपको लिख के ही दूं, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज HCN। तो अब मुझे बताओ HCN में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? मैम मैच इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता है CN इस पे टपकेगा, तो कैसे बनेगा? इधर देखना, C पे आ जाएगा CN, O के साथ आ जाएगा, O के साथ H हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हो गए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलो हाँ या ना? यस एक लास्ट और देख लो, फिर सब्स्टिट्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये ले रही हूँ CH2 और मैं रिएजेंट ले रही हूँ, क्योंकि रिएजेंट डिसाइड करता है कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। लेकिन इसके साथ मैं ले रही हूँ परऑक्साइड। ध्यान देना क्या लिख रही हूँ? परऑक्साइड। परऑक्साइड बोले तो तुम H2O2 ले लो, ये भी परऑक्साइड। परऑक्साइड बोले ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। या ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ऐसे आप बेंजोइल परऑक्साइड भी ले सकते हो। मैम हमें तो नहीं पता क्या होता है, छोड़ो इसको, पहले समझो, मैं बता रहा। अब यहाँ पे क्या होता है? जो मैकेनिज्म होता है, जो मैं आपको आगे चल के बढ़ाऊंगी ऑर्गेनिक में, इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर मैं सिंपल HBr रखती तो वो सिंपल किसका टाइप हो जाता? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। बट परऑक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस तरीके से जो होता है रेडिकल में ब्रेक होता है। तो क्या होता है? एक के साथ H लग जाता है आके, और एक के साथ क्या लग जाता है बच्चों? Br। तो CH3 CH2Br। तो यानी कि ये कौन से मैकेनिज्म से होते हुए गई? फ्री रेडिकल से। इसमें क्या हुआ? एडिशन हुआ, H रेडिकल और एक Br रेडिकल, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना, लिख लो कहीं। मैम इसमें Br तो किधर भी लगा सकते हैं ना? हाँ अभी तो कहीं पे लगा सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है। जब आपका सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं होगा, सपोज आपका ये है, तो यहाँ पे फंसोगे कि कहाँ पे Br लगाना है, कहाँ पे H लगाना है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। आपका मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। मैम ये 11 पढ़ते हैं ना? हाँ आप 12th में भी पढ़ोगे। कहीं पे लिख लो, गांठ बांध के लिखो, जल्दी क्लाउड बना के लिखो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं
वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, लिख लो। और आपके एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सारे किस टाइप में आते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आते हैं। मैम रिपीट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, या कार्बोनिल कार्बन ले लो, ये सिंपल ये लिख लो, कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लिख लो इसको। उसके अलावा एल्कीन्स, एल्काइंस अंडरगो बेंजीन। बेंजीन अभी एक बार रहने दो, क्योंकि आगे मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बताना, उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। लिए लिख लो, एल्कीन्स एंड एल्काइंस अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बेंजीन और क्लाउड बना के ये लिखो, बेंजीन does not undergo electrophilic addition reaction। लिखो ये वाली बात। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव करता है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये बनता है कि एल्कीन और एल्काइन तो भैया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बट बेंजीन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बताएगा? तो बेंजीन बोला था। कहाँ बोला था? यहाँ पे लिखा था क्या? यहाँ पे हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। मैंने अगर बोला था तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बोला था तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। ये लिख, कोई मुझे बताएगा कि वाई बेंजीन डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बताओ। मैम ये तो देता है, मैम ये भी देता है एडिशन रिएक्शन। बेंजीन में क्या खराबी हो गई फिर? मैम स्टेबल नहीं होता होगा वो पॉजिटिव के साथ। हाँ, बस हवा में तीर चला। मैम शायद वो होगा जो आपने बताया था ना कि बेंजीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर नहीं हो पाता। देखो मैं बताती हूँ, इधर आओ, एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ आज, लिख लेना इसको, परमानेंट छाप लेना अपनी नोट। ये है, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, अब ये क्या करेगा? अटैक करेगा इस पे। कैसे दिखाऊं आपको? सपोज मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, है ना। बॉन्ड किसी तरह भी आप इस तरफ कर लो या इस साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। देखना मैं ये बना रही हूँ, देखना एक बार, यहाँ पे H ले लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ या ना? यही होगा। और अगर ये मैं यही काम एल्कीन वाले सिस्टम में करती तो क्या होता? तो आप ये बनाते, इधर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ पे H आता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता। हाँ या ना? यस मैम। यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया? बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म कर दी। देख रहे हो आप? बेंजीन अब एरोमेटिक नहीं है क्या? नहीं है। आप क्या कर रहे हो? स्टेबल सिस्टम से स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। एरोमेटिक से क्या जा रहे हो? अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। भैया एरोमेटिसिटी खत्म कराती, दैट इज व्हाई। हाँ मैम रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क मैम वो हो गया। मैं ये बोल रही हूँ कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर आप एडिशन रिएक्शन इसमें कराओगे तो क्या कर रहे हो? आप बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खत्म कर रहे हो, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो सिस्टम जाना चाहेगा क्या? नो मैम। इसलिए बोला क्लाउड में लिख लो, बेंजीन डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रादर इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में मंडे को करवाऊंगी। ठीक है जी? यस मैम। चलो अब मैं दीपक का एक बार क्वेश्चन ले लेती हूँ, पढ़ लेना इसको। इसका मतलब आपने जीओसी